तो 3D मॉडल के इस एक बार फिर से इस शानदार से अध्याय में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में 3D मॉडल्स में हमने यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज की बात करी थी, याद है? नहीं याद तो वीडियो चेक करो, आप लोगों को मिल जाएगी 3D मॉडल वाली प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने जाना था कि यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम बात करेंगे यूट्रस के ऊपर, यूट्रस के लिगामेंट्स, यूट्रस की स्ट्रक्चर। आज यूट्रस को देखेंगे हम लोग 3D में दिखता कैसे है कि नहीं भाई, पता तो होना चाहिए ना। 3D फील तो आना चाहिए, 3D में दिख कैसा रहा है यूट्रस। तो आज का जो हमारा अध्याय रहने वाला है डेट इज यूट्रस बच्चों, है ना। शुरू करते हैं यूट्रस के बारे में। 10 मिनट लूंगा आप लोगों के, 10 मिनट में आपको बता दूंगा आज यूट्रस में होता क्या क्या है, सारी बातें जान लेंगे यूट्रस के बारे में। शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल फीचर से, है ना। जनरल फीचर्स की बात करते हैं और मैं ये भी बता दूंगा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं यूट्रस के ऊपर से, है ना। जनरल फीचर पीयर शेप का होता है, मटर के दाने जैसा होता है ना। अभी दिखाऊंगा आपको पीयर शेप का होता है। छोटी छोटी बातें जो फटाफट बता देता हूँ मैं आपको, मटर के दाने जैसा होता है। साइज की बात करें तो 3x2x1, 3x2x1 इंचेस का होता है ना। फालतू की बातें वैसे मुझे पता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है इनको सुनने में, बट 1 मिनट रुक जाओ, बस सुन लो इसको, फिर काम की बात भी बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, वेट की बात करते हैं यूट्रस के, है ना। वेट की बात आते ही हमारे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए बच्चों। एक आनी चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल, एक आनी चाहिए नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, है ना। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, दो बातें आनी चाहिए हमारे दिमाग में कि प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस का वेट, नॉन प्रेग्नेंट में यूट्रस का वेट कितना होता है। अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करता हूँ तो नो डाउट ज्यादा ही होगा ना प्रेगनेंसी में यूट्रस का वेट। प्रेगनेंसी में यूट्रस का वेट बच्चों 1000 ग्राम तक चला जाता है ना। 1000 ग्राम तक चला जाता है, 1000 ग्राम तक चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो दो कारण होते हैं सर, एक तो हाइपरट्रॉफी होता है और एक हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरट्रॉफी के कारण चला जाता है, हाइपरट्रॉफी के कारण चला जाता है, और एक हाइपरप्लेजिया के कारण चला जाता है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया के कारण चला जाता है। सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, दिमाग में जहन में उतार लेना। क्वेश्चन ये आता है कि हाइपरट्रॉफी के कारण ज्यादा होता है या हाइपरप्लेजिया के कारण ज्यादा होता है, तो उनको बता के आना हाइपरट्रॉफी के कारण ज्यादा होता है। यूट्रस का साइज, यूट्रस का वेट प्रेगनेंसी में ज्यादा क्यों होता है? हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी के कारण होता है। फिर अपने नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात कर लेते हैं। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन कुछ 60 से 80 ग्राम होता है सिर्फ, है ना। कुछ 60 टू 80 ग्राम के आसपास होता है, 80 ग्राम के आसपास होता है। आप सभी को ये बातें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। अब अपने बात करते हैं कि यूट्रस बना किससे होता है। सर स्मूथ मसल फाइबर से बना होता है ना। कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है? सिंपल है, स्मूथ मसल फाइबर है ना। स्मूथ मसल फाइबर्स है, तो यूट्रस किससे बना होता है? स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलके बनता है। ये भी छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब काम की बातें शुरू करते हैं यूट्रस की। ठीक है, काम की बातें शुरू करते हैं कि सर थोड़ा सा अप्लाइड पोर्शन जानते हैं, अप्लाइड पोर्शन की बातें करते हैं। कि अगर मैं बात करता हूँ अप्लाइड पोर्शन की, कि स्मूथ मसल फाइबर से बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, स्मूथ मसल्स का ही यूट्रस क्यों बना होता है, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बच्चों। आप लोगों ने एक हार्मोन का नाम सुना होगा, डेट इज योर प्रोजेस्टेरोन, है ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नाम सुना होगा, प्रोजेस्टेरोन। तो आप सभी को पता है, अगर मैं प्रोजेस्टेरोन की बात करूं तो प्रोजेस्टेरोन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है ना। स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट होता है। अरे होता है कि नहीं होता? हाँ सर बिल्कुल होता है। प्रोजेस्टेरोन आप सभी को पता है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है ना। इसीलिए स्मूथ मसल्स फाइबर्स का बना हुआ होता है कंपोजिशन यूट्रस का। और इसका फायदा पता है क्या है? प्रोजेस्टेरोन का और यूट्रस का स्मूथ मसल्स फाइबर्स से बनने का फायदा क्या है? कि अगर प्रीटर्म प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, नॉर्मली प्रीटर्म नहीं होती, टर्म प्रेगनेंसी नॉर्मल है यार, प्रीटर्म तो एबनॉर्मल मानते हैं, वो तो किसी कारण से होती है। तो अगर नॉर्मल इंसान में एक टर्म प्रेगनेंसी हो रही है, उसके पीछे इस स्ट्रक्चर का और इस प्रोजेस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्योंकि प्रोजेस्टेरोन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और क्योंकि यूट्रस स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर के काम में आता है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन करवाता है ऑफ प्रीटर्म लेबर, है ना। प्रीटर्म लेबर का प्रिवेंशन करवाता है। क्या मेरी बात समझे आप सारे? ये बात चमकी, सभी को चमक गई? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने जानी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने जानी पहली स्लाइड के अंदर। अब हम दूसरी यूट्रस की बातें करते हैं, कुछ खास बातें करते हैं यूट्रस की। कि सर हम लोगों को यूट्राइन कैविटी के बारे में जानना चाहिए इसके बाद, क्योंकि हमने नॉर्मल बातें जानी। अब यूट्राइन कैविटी की बात करूं अगर आप लोगों से, ध्यान से देखना सारे बच्चे, अगली बात लिखेंगे यूट्राइन कैविटी। फिर से दो ही बातें आती है यूट्राइन कैविटी में सर। यूट्राइन कैविटी के अंदर अगर हम बात करें तो फिर से दो बातें दिमाग में आती है, प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी। तो यूट्राइन कैविटी में हम दो पार्ट्स की बातें करेंगे, एक तो वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना। एक तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे यूट्राइन कैविटी में, एक हम यूट्राइन के शेप, यूट्रस की शेप की बात करेंगे,
है ना। और फिर से इनमें दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करेंगे, एक प्रेगनेंसी के अंदर और एक नॉन प्रेगनेंसी के अंदर, एक नॉन प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, सेम टू सेम शेप की बात करते हैं तो शेप भी हम दो पार्ट्स में बांट करेंगे, एक प्रेगनेंसी के अंदर और एक नॉन प्रेगनेंसी के अंदर। ध्यान से देखना सारे के सारे, अगर मैं प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी की बात करता हूं, है ना, प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी की बात करता हूं, वॉल्यूम की, यूट्राइन कैविटी की बात करता हूं, तो सारे बच्चे याद रखना, वॉल्यूम की बात करूं तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा 10 ml के आसपास होता है, सिर्फ 10 ml, सोच के देखो, सिर्फ 10 ml होता है। बट अगर आप प्रेग्नेंट यूट्रस के वॉल्यूम की बात करोगे ना बच्चों, तो ये आपका 5 लीटर होता है, नॉर्मली बता रहा हूं मैं, और ये बढ़ के 20 लीटर तक भी हो सकता है ना, अप टू 20 लीटर्स तक भी ये कैरी कर सकता है। बट ये अब नॉर्मल कंडीशन है, आई नो अब नॉर्मल है, बट यूट्रस, प्रेग्नेंट यूट्रस 20 लीटर तक भी कैरी कर सकता है। ठीक है, वैसे 5 लीटर तक कैरी करता है, बट बता रहा हूं मैं तुम्हें 20 लीटर तक एक्सटेंड कर सकता है। और नॉन प्रेग्नेंट सिर्फ 10 ml। सोच के देखो, वेरिएशन देखो यार, थाउजेंड्स टाइम्स का वेरिएशन है, क्या बनाया भगवान ने ना, सोच के देखो। सेम टू सेम शेप की बात करते हैं बच्चों, अगर मैं शेप की बात करता हूं तो शेप के अंदर हमारे पास प्रेग्नेंट यूट्रस और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है ना। तो अब हमारे पास प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं मैं शेप की, तो आपको नॉन प्रेग्नेंट में तो पीयर शेप की होती है ना, पीयर शेप की होती है, आपको अभी बताया ही मैंने, जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती जाती है ओवल शेप में कन्वर्ट होती चली जाती है ना, ओवल शेप में बनता चला जाता है यूट्रस। इसके अलावा हमारे पास और दो टाइप की होती है बच्चों, दो टाइप की और शेप होती है हमारे पास, एक को हम कॉर्नुअल बोलते हैं, एक को हम सेजाइटल बोलते हैं। ठीक है, और दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, एक को हम कॉर्नुअल बोलते हैं, कॉर्नुअल बोलते हैं, एक को हम सेजाइटल बोलते हैं, सेजाइटल बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्नुअल का मतलब आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, क्या गैस करो क्या बताने वाला हूं मैं, कॉर्नुअल का मतलब बहुत अच्छे से जानते हो आप। कॉर्नुअल यूट्रस की शेप की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगुलर होती है, और सेजाइटल स्लिट लाइक होती है ना। तो कॉर्नुअल शेप ट्रायंगुलर शेप को बोलते हैं, कैसी शेप को बोलते हैं, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप को बोलते हैं, है ना। सेजाइटल इज द स्लिट लाइक शेप होती है। ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें, इंटरेस्टिंग बहुत है, अभी बहुत मजा आने वाला, अभी देखते जाना, जिसको ये बात समझनी है, जिसको जानना है यूट्रस के बारे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभी लास्ट तक देखोगे तभी चीजें समझ में आ पाओगी, है ना। पोजीशन कैसी होती है यूट्रस की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। पोजीशन ऑफ यूट्रस, स्टार मार्क करके लिखना, पोजीशन ऑफ यूट्रस, अभी दिखाऊंगा मैं 3D मॉडल के अंदर आप लोगों को, पोजीशन ऑफ यूट्रस दैट इज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ यूट्रस। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लीज ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखें, ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना करके आए, बड़े लप्पू सवाल होते हैं जो आप लोग गलत करके आ जाते हो। एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स पोजीशन होती है यूट्रस की। अगर मेरे को यूट्रस के अंदर देखना है, अगर मुझे यूट्रस के अंदर देखना है और मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है यूट्रस को अंदर देखने के लिए, इनसाइड द यूट्रस, टू लुक इनसाइड द यूट्रस, मुझे अंदर देखना है, टू लुक इनसाइड द यूट्रस, है ना, इनसाइड द यूट्रस। क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, कैमरा ले लो सर, कैमरा लेके दिख जाएगा, है ना, कैमरा लेके दिख जाएगा, नाम भी तो होगा ना भाई, मेडिकल टर्म तो होगी ना, सीधा कैमरा थोड़ी ना बता क्या होगा, दैट इज योर हिस्ट्रोस्कोपी, है ना, हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हिस्ट्रोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर आपको यूट्रस के अंदर देखना है। यहां तक बात समझ में आई। चलो पार्ट्स ऑफ यूट्रस की बात करते हैं। मैंने 4 पार्ट्स में यूट्रस को डिवाइड किया है ना, अभी हम पार्ट्स ऑफ यूट्रस को जानते हैं। अगली हेडिंग है आप लोगों की पार्ट्स ऑफ यूट्रस। देखिए जरा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यूट्रस के, पार्ट्स ऑफ यूट्रस, है ना, पार्ट्स ऑफ यूट्रस की बात करते हैं। अगर मैं पार्ट्स ऑफ यूट्रस की बात करूंगा बच्चों, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यूट्रस के, आप सभी को पता है। सबसे पहला पार्ट है कोर्नुआ, कोर्नुआ दैट इज नोन एज एंगल ऑफ यूट्रस, जिसको हम एंगल ऑफ यूट्रस बोलते हैं, है ना, एंगल ऑफ यूट्रस बोलते हैं कोर्नुआ। दूसरा पार्ट है हमारा यूट्रस का, दैट इज नोन एज फंडस, फंडस जो कि कैसे शेप की होती है, डोम शेप की होती है, आप सभी को पता है डोम शेप की होती है ना, नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा, 1 मिनट सब्र बनाए रखो। फिर आता है बॉडी, बॉडी वाला पार्ट यूट्रस का, जिसको हम कॉर्पस के नाम से जानते हैं, कॉर्पस के नाम से जानते हैं। और फोर्थ लास्ट पोर्शन आता है दैट इज सर्विक्स, है ना। ये 4 पार्ट से मिलके हमारा पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ यूट्रस बनते हैं। ये 4 पार्ट्स हम मिलाते हैं और 4 पार्ट से मिलके हमारा यूट्रस का पार्ट बनता है। अब अगर मैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाऊं, आगे से पीछे की तरफ जाता हूं यूट्रस के, है ना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाता हूं, तो मुझे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी भाई। एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाऊंगा तो मुझे कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस से अटैच होती है।
है ना। तो सबसे पहले यहीं पे लिख लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स अटैच टू कोर्नुआ ऑफ यूट्रस, है ना। कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो कोर्नुआ ऑफ यूट्रस से अटैच होती है। अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा, सब्र बनाए रखें बस, ठीक है। देखो कोर्नुआ ऑफ यूट्रस से कौन कौन सी स्ट्रक्चर अटैच होती है। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए मैं जा कहाँ रहा हूँ। सर मैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहा हूँ, है ना। मैं आगे से पीछे की तरफ जा रहा हूँ, और अगर मैं आगे से पीछे की तरफ जा रहा हूँ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहा हूँ, तो मुझे कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी। मुझे 3 चीजें देखने को मिलेगी, दैट इज आरटीओ। आरटीओ कैसे याद रखना है, आरटीओ। सर व्हाट इज आरटीओ, आर बोले तो जल्दी से बताओ, आर बोले तो सर राउंड लिगामेंट, है ना। राउंड लिगामेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी से बताओ, क्या राउंड लिगामेंट मिलेगा मुझे। हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। राउंड लिगामेंट के बाद टी से क्या होगा सर, ट्यूब। टी से क्या होती है, ट्यूब होती है सर, ट्यूब मिलेगी। ट्यूब कौन सी होती है, ट्यूब एक ही तो होती है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, है ना। और ओ से क्या होता है, जल्दी से बताओ, ओ से होता है सर लिगामेंट, दैट इज ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, है ना। 3 टाइप के लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, तीसरा लिगामेंट पढ़ेंगे अभी, और एक मिलेगा आपको फेलोपियन ट्यूब। तो अब मैं आगे से पीछे की तरफ जाता हूँ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाता हूँ ना बच्चों, तो मुझे 3 चीजें देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैं सुपीरियर टू इंफीरियर आऊं, ऊपर से नीचे की तरफ आऊं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर अटैच होती है कोर्नुआ ऑफ यूट्रस से। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं सुपीरियर टू इंफीरियर आऊंगा, सुपीरियर टू इंफीरियर आऊंगा, ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा मैं, तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा भाई। सर वही चीजें मिलेगी ना जो अभी लिखी है आपने, कुछ नया थोड़ी ना मिलेगा। फेलोपियन ट्यूब मिलेगा, राउंड लिगामेंट मिलेगा, और ओवेरियन लिगामेंट मिलेगा। मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब मिलेगी बच्चों, है ना। फेलोपियन ट्यूब के बाद क्या मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब के बाद सर मुझे एक तरफ यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब मिलेगी, देखो मेन फेलोपियन ट्यूब यहाँ मिलेगी, और 2 चीजें मुझे यहाँ पे मिलेगी जुड़ी हुई। फेलोपियन ट्यूब तो ऊपर ऊपर वाली फेलोपियन ट्यूब होगी, इधर और इधर, एक तरफ मिल जाएगा आपका राउंड लिगामेंट, एक तरफ मिल जाएगा ओवेरियन लिगामेंट, एक तरफ मिल जाएगा राउंड लिगामेंट, एक तरफ मिल जाएगा ओवेरियन लिगामेंट। ये स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलेगी, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या देख लिया, मैंने देख लिया कि मैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं तो मुझे कैसे कैसे देखने को मिलेगा, और मैंने देखा मैं एंटीरियर टू आगे से पीछे जा रहा हूं तो मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जाता है। मैं बता देता हूं तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कि जब हम लोग फीमेल स्टरलाइजेशन करते हैं, फीमेल स्टरलाइजेशन करते हैं, फीमेल स्टरलाइजेशन में फेलोपियन ट्यूब को बांधना होता है ना यार, कट करके बांध सकते हो, बिना कट किए भी बांध सकते हो, अलग अलग टेक्निक है, पोमरोइड टेक्निक, मॉडिफाइड पोमरोइड टेक्निक, पढ़ा है, आप पढ़ाएंगे आपको, कम्युनिटी में पढ़ोगे मुझसे। तो हम उसको कट करते हैं, उसको बांधते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ मोस्ट कॉमन कोज, क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ फेलियर ऑफ फीमेल फर्टिलाइजेशन, कोज ऑफ फेलियर ऑफ फीमेल फर्टिलाइजेशन, फीमेल फर्टिलाइजेशन, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है फीमेल फर्टिलाइजेशन के फेल होने का। तो बच्चों होता क्या है, फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब के आसपास लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। फेलोपियन ट्यूब के आसपास लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, बताऊंगा अभी, राउंड लिगामेंट होता है, ओवेरियन लिगामेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब के आसपास होते हैं वो, जैसा कि अभी आप पीछे देख भी रहे हो, देखो ये रहा, है ना। ये फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे आगे पीछे आप लोगों के दोनों तरफ, एक तरफ राउंड लिगामेंट होता है, एक तरफ ओवेरियन लिगामेंट होता है। दिखने में एक जैसे दिखते हैं ये लिगा, एक तो जब खोलोगे ना, जब खोल के देखते हैं अंदर एक जैसा दिखता है, कुछ फर्क नहीं दिखता है इसमें। फर्क कब पता लगेगा, जब आप फेलोपियन ट्यूब को पकड़ के आगे कॉर्नर तक जाओगे, फेलोपियन ट्यूब को पकड़ के कॉर्नर तक जाओगे तो आपको फिम्बरी दिखेगी, ये एक आइडेंटिफिकेशन है फेलोपियन ट्यूब की। बट इतना कौन देखे, इतना किसके पास टाइम है, हम तो खेले खिलाए, हमें तो पता ही है। हम पकड़ते हैं सीधा जो स्ट्रक्चर आई हाथ में और बांध दिया, है ना, बांध के बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बाद में पता लगता है 2 महीने 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो ईंट उठ लेके आ रहे होते हैं पूरे गाँव वाले, तेरे से कराई थी सर्जरी, तूने सर्जरी कर दी थी, अब कैसे हो गया ये, कौन संभालेगा, पहले ही 4 बच्चे हैं, 5वां हो गया, अब कौन संभालेगा इसको, हैं, तूने तो बोला था नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब भारी पड़ जाता है मामला भाई। क्यों भारी पड़ता है, क्योंकि भाई आइडेंटिफिकेशन ही गलत हो जाता है कई बार। जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो हम फेलोपियन ट्यूब की जगह आसपास के लिगामेंट को बांध देते हैं पकड़ के, और उसको भेज देते हैं, जा मस्त कर रहे हैं। एक तो दर्द होता रहेगा, बेचारी बार बार करती रहेगी, दर्द होता है, दर्द तुम कहेंगे हाँ होएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, वो दर्द से चिल्लाती रहेगी बेचारी, लिगामेंट बांध दोगे। दूसरा दिक्कत क्या होगी, दूसरी दिक्कत ये कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन जो करना था वो फेल हो गया, स्टरलाइजेशन ही नहीं हुआ। तो याद रखें आंसर जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉन्ग स्ट्रक्चर, आंसर क्या जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, रॉन्ग स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन हो जाना, दैट इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, फीमेल फर्टिलाइजेशन। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, दैट इज द सर्विक्स कॉर्पस रेशो। जरा इसकी बात कर लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से तुम्हारे। सर्विक्स कॉर्पस रेशो, सर्विक्स कॉर्पस रेशो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम के अंदर। देखना जरा बच्चों, सर्विक्स कॉर्पस रेशो से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टेज पता होनी चाहिए, कौन से स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सर्विक्स और कॉर्पस, कॉर्पस वाला पोर्शन किसे बोलते हैं, कॉर्पस किसे बोलते हैं, अभी मैंने लिखवाया था आपको, बॉडी ऑफ यूट्रस को बोलते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स इन दोनों का रेशियो चेक कर रहे हैं, है ना, इन दोनों का रेशियो चेक कर रहे हैं, कौन ज्यादा बड़ी कौन ज्यादा छोटी। तो ये हम डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे आप चेक कर रहे हो, है ना। एक तरफ तो हमने लिख दिया स्टेज और दूसरी तरफ लिख दिया हमने सर्विक्स कॉर्पस रेशो। सारे बच्चे ध्यान से समझना मेरी एक इंपॉर्टेंट बात, कि एग्जाम में आपको ये चीज बहुत अच्छे से देखनी है कि पहले सर्विक्स लिखा है या पहले कॉर्पस लिखा है, वरना गलती कराओगे। बहुत अच्छे से देखनी है चीज एग्जाम में, पहले सर्विक्स लिखा है या पहले कॉर्पस लिखा है। अगर मैं स्टेज की बात करता हूं तो स्टेज के अंदर अलग अलग नाम आते हैं। सबसे पहला नाम है बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी, है ना। दूसरा नाम आएगा एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, है ना। तीसरा स्टेज आती है दैट इज रिप्रोडक्टिव एज, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज एज। और लास्ट नाम आता है बच्चों दैट इज योर मीनोपोज। अब दिमाग में एक बात आती है कि सर इनको याद कैसे रखें, कभी याद ही नहीं रहती है। तो अब तुम खुद सोच के देखो बच्चों, तुम खुद सोच के देखो, प्यूबर्टी से पहले यूट्रस का काम है क्या कोई, नहीं है सर। प्यूबर्टी से पहले यूट्रस का कोई लेना देना नहीं है, यूट्रस का कोई काम नहीं है, तो यूट्रस छोटी होगी ना यार, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, यूट्रस छोटी होगी सर्विक्स बड़ी होगी, कितनी सर डबल कर दो, सर्विक्स 2 होगी यूट्रस 1 होती है, सर्विक्स डबल होती है यूट्रस बिल्कुल उसकी आधी होती है, तो सर्विक्स बड़ी होती है। अब अगर प्यूबर्टी की बात करूं तो प्यूबर्टी में सर्विक्स का काम है, यूट्रस का, सर यूट्रस का काम है, प्रेगनेंसी करनी है ना, तो यूट्रस का काम है, तो अब फिर से उल्टा कर दो सर, 1:2 कर दो सर, सिंपल है बिल्कुल। अब सर यूट्रस बड़ी हो जाएगी, सर्विक्स छोटी हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव एज में सर यूट्रस का और ज्यादा काम है, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर यूट्रस और ज्यादा बड़ी होनी चाहती है, रिप्रोडक्टिव एज है ना यार, रिप्रोडक्टिव एज में यूट्रस का और ज्यादा काम है, तो यूट्रस और बड़ी हो जाएगी, तो ये 1:3 या फिर 1:4 हो जाती है ना, 1:3 या 1:4 हो जाती है। और मीनोपोज की बात करता हूं, मीनोपोज के टाइम पे दोनों में कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों बराबर हो जाती है, दोनों लड़ लुड़ा के बराबर हो जाती है। और ये किस कारण होता है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ड्यू टू एट्रोपी, है ना, एट्रोपी के कारण होता है, ड्यू टू एट्रोफी के कारण होता है। ठीक है, तो सारे बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, छोटी छोटी सी बातें बट क्वेश्चंस बनते हैं बड़े शानदार, यहां से हो जाएगा, कर लोगे, है ना, हो जाएगा। ठीक है सर, अब अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सर आप सभी ने बॉडी की बात करी, यूट्रस की बॉडी की बात कर रहे हैं, कॉर्पस की बात कर रहे हैं बार बार। सर अगर मैं बॉडी की या कॉर्पस की बात करता हूँ, यूट्रस की बॉडी और कॉर्पस की बात करता हूँ, ध्यान से देखना सर, अगर मैं यूट्रस की बॉडी या फिर कॉर्पस की बात करता हूँ, कॉर्पस, तो इसको मैं, इसके अंदर 3 पार्ट्स, 3 चीजें देखने को मिलती है, ध्यान से देखना, इसके अंदर 3 चीजें देखने को मिलती है, 3 लेयर होती है इसके अंदर, 3 लेयर्स होती है इसके अंदर। आप सभी इन 3 लेयर्स को जानते हो बच्चों, कौन कौन सी लेयर होती है ये, दैट इज योर 3 लेयर। फर्स्ट इज योर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, है ना। सेकंड लेयर जो होती है आपकी, दैट इज योर नो डाउट मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, है ना। और एक थर्ड लेयर होती है आप लोगों की जिसको सिरोसा बोलते हैं। यही तो है भाई, यही 3 लेयर तो देखने को मिलती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सिरोसा। बिल्कुल सर, अब एंडोमेट्रियम में फिर से 3 लेयर होती है ना। एंडोमेट्रियम फर्दर 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है, दैट इज जोना। सबसे पहले जोना कॉम्पैक्ट, है ना, जोना कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्टा भी बोलते हैं, कई किताबों में लिखा हुआ है। देन जोना स्पोंजियोसा, है ना, तुमने शायद पहली बार नाम सुना होगा कॉम्पैक्टा का, जोना स्पोंजियोसा, है ना। और तीसरी लेयर होती है दैट इज जोना बेसेलिस, जोना बेसेलिस। ये 3 इंपॉर्टेंट लेयर होती है जो आपको देखने को मिलती है एंडोमेट्रियम के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से फंक्शनल लेयर कौन सी होती है, तो बच्चे टिक करके आते हैं जोना स्पोंजियोसा पे। पर एक नई बात बता रहा हूं तुम्हें, टिक करके आओ तो हमेशा इन दोनों पे करके आना, दिस बोथ आर फंक्शनल, ये दोनों फंक्शनल लेयर होती है बच्चों, दोनों ही फंक्शनल लेयर होती है। कई तुम्हारी नर्सिंग की बुक्स में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, जोना स्पोंजियोसा और जोना बेसेलिस, बस ये 2 ही लेयर लिखी हुई है। जोना स्पोंजियोसा फंक्शनल बताते हैं, जोना बेसेलिस परमानेंट बताते हैं। बट अब ये दोनों बातें लिखी हुई है स्टैंडर्ड बुक्स में, याद रखना, फंक्शनल लेयर होती है दोनों की दोनों।
ठीक है, फंक्शनल लेयर है तो क्या होगा, जड़ जाएगी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, है ना, शेड ऑफ हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे शेड ऑफ हो जाती है। सिंपल है बिल्कुल, क्या सोचने का इसके अंदर। ठीक है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल होती है, मायोमेट्रियम को हम लिविंग लाइगेचर बोलते हैं, याद रखें, ऑल्सो कोल्ड एज लिविंग लाइगेचर, ऑल्सो कोल्ड एज लिविंग लाइगेचर बोलते हैं इसको, लिविंग लाइगेचर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कोल्ड एज लिविंग लाइगेचर, मायोमेट्रियम को हम बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तुम्हारे एग्जाम में आता है, जो मैंने देखा हुआ भी है। ठीक है, कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर आता है, लिविंग लाइगेचर किसको बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, मायोमेट्रियम हो गया। बस सिरोसा के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है हम लोगों को। बेसिलिस परमानेंट लेयर होती है और ये सपोर्ट करती है, फंक्शनल लेयर को सपोर्ट करती है, ये परमानेंट होती है, परमानेंट होती है और ये सपोर्ट करती है। जब ये शेड ऑफ हो जाती है तो इसको नया वापस से बनाने में बेसिलिस का रोल होता है, बेसिलिस हेल्प करती है। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज द लिगामेंट। जो लिगामेंट हमने देखे वहां पे, राउंड लिगामेंट और इन सब की बातें करी हम लोगों ने। आओ जरा इसको 3D में देखने की कोशिश करते हैं वास्तव में क्या है ना। अब बारी आती है 3D मॉडल की। आ जाओ सारे, देखो मैं सारा दिखा देता हूं तुम्हें 3D मॉडल की। ये है आपके 3D मॉडल, दिस इज योर यूट्रस बच्चों। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। कोई बताएगा मुझे यूट्रस कौन सी है? देखो ये वाली यूट्रस है, ये वाली, है ना। मैं आपको पेन लगा के दिखा देता हूँ, दिस इज यूट्रस। ये वाला हिस्सा यूट्रस का है ना, ये वाला हिस्सा यूट्रस का है। सारे बच्चे ध्यान से देख लो भाई, है ना। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था किस तरीके से गलती होती है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई होता है, तुम सभी को साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखो ये बड़ा सारा, ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट में कोई आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, ब्रॉड लिगामेंट बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाता है। ब्रॉड लिगामेंट में कोई घबराने की जरूरत नहीं, ब्रॉड लिगामेंट अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट अच्छे से दिख जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारी फेलोपियन ट्यूब का है सर। फेलोपियन ट्यूब देखते हैं सर सबसे पहले। जैसे ही हमें फेलोपियन ट्यूब दिखेगी ना, हमें चीजें समझ में आ जाएगी। देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ गलती कैसे होती है एग्जामिनर से, है ना। जरा इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा, इसको घुमाते हैं। देखो इसको घुमा रहा हूँ मैं, अब आपको अंदर से भी कुछ दिखेगा। मुस्कुराओ मत ज्यादा, बदतमीज हो, काम की चीज है। अरे अरे भाई 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 भाई, संभल नहीं रही है तो भाई संभलेगी संभलेगी संभलेगी। हैवी ड्राइवर चाहिए भाई इसको संभालने के लिए, है ना। मैं तो हूँ ही हैवी, पता ही है तुम्हें। भाई रुक जा ना, ऐसे मत कर। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस। अच्छा अब देखो, अब दिख रहा होगा, है ना। और जूम कर देते थोड़ा। देखो बच्चों ध्यान से देखना, बच्चों देखो यहाँ पे ओवरी है छोटी सी, ध्यान से देखना। ये देखो ये रही ओवरी, और इस ओवरी को एक लिगामेंट ने पकड़ रखा है। दिस इज योर ओवेरियन लिगामेंट, दिस इज योर ओवेरियन लिगामेंट। इस ओवरी को ओवेरियन लिगामेंट ने पकड़ रखा है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ओवेरियन लिगामेंट। ये रहा ओवेरियन लिगामेंट के बगल में ये आ रही तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब। ये देखो ये रही फेलोपियन ट्यूब, है ना, ये रही फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी लिगामेंट है, और यहीं पे आपका राउंड लिगामेंट भी होता है। ठीक है, यहीं पे राउंड लिगामेंट होता है। 3 लिगामेंट होते हैं, राउंड लिगामेंट भी होता है आपका, ओवेरियन लिगामेंट होता है और फेलोपियन ट्यूब होता है। इसलिए यहाँ पे गलत बांध दी जाती है पकड़ के, समझ में नहीं आता है दिखने में तीनों एक सी है। पता कब लगेगा, जब आप ओवेरियन, जब आप फेलोपियन ट्यूब को लास्ट तक देखोगे और फिमरी दिख जाएगी, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फिमरी की बात, फेलोपियन ट्यूब की बात चल रही है। समझे बात को। तो ये मिस आइडेंटिफिकेशन हो जाता है यहाँ पे, इसलिए एक तो एग्जाम में एक तो गलती होती है कि हम दो वो ईंट लेके आता है ना, हमारे भागा भागा ईंट लेके आता है कि क्या कर दिया है क्या कर दिया, वो इसलिए हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। कार्डिनल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट दिखाता हूं आप लोगों को। दिस इज योर कार्डिनल लिगामेंट। देखो ये रहा कार्डिनल लिगामेंट, इधर से देखो ये रहा, सभी को दिख रहा होगा। दिस इज योर कार्डिनल लिगामेंट, अंदर की तरफ है कार्डिनल लिगामेंट। देखो सारे बच्चे कार्डिनल लिगामेंट ये रहा, ये है अंदर की तरफ कार्डिनल लिगामेंट, अगर आपको दिख रहा है सारों को। कार्डिनल लिगामेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताओ सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूरी की पूरे यूट्रस को सपोर्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है, कौन सा लिगामेंट है? ऐसा कौन सा लिगामेंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे काम का? डेट इज योर कार्डिनल लिगामेंट बच्चों। ये कार्डिनल लिगामेंट है जो यूट्रस को पूरा सपोर्ट करके रखता है, पूरा यूट्रस को पकड़ के रखता है। दैट इज योर कार्डिनल लिगामेंट। क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, कौन सा लिगामेंट यूट्रस को पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है? दैट इज कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, फिर आपको ब्रॉड लिगामेंट पता लग गया। एक और लिगामेंट है हमारे पास, दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी।
ठीक है, एक लिगामेंट है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, एक ओवेरियन लिगामेंट है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट ये रहा यहाँ पे, ओवेरियन लिगामेंट, और एक और लिगामेंट है दैट इज योर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, इसको उल्टा कर देते हैं, यूट्रोसैक्रल दिख जाएगा। रुक जा भाई रुक जा, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ना 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 ना, मानी ना है, मानी ना है, ठीक है, चलो आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है, दिस इज योर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, देख लो भाई, इसको यूट्रोसैक्रल लिगामेंट बोलते हैं, सैक्रम बोन से कहाँ जा रहा है, यूट्रस की तरफ जा रहा है, देख लो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट दिख रही है, सैक्रम और कोकिक्स दिख रही है ना अच्छे से, भाई ऐसा हमारे जमाने में पढ़ा देता ना कोई, हमें मजा आ जाता, बता रहा हूँ। दिस इज योर सैक्रम और कोकिक्स सैक्रो लिगामेंट, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट बताया, यूट्रस बताया, कार्डिनल। अब यूट्रस की स्ट्रक्चर देखो, है ना, यूट्रस की लोकेशन देख लो भाई, देखो यूट्रस जो है ये आगे को झुकी हुई है थोड़ी सी, देख लो आगे को झुकी हुई है थोड़ी सी, यूट्रस दिख रही होगी तुम्हें, ऐसे है, ऐसे ऐसे झुकी हुई है आगे को, है ना, एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स होती है, एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स पोजीशन है यूट्रस की, दिस इज योर यूट्रस, ठीक है, बात समझ में आई। दिस इज योर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज की, किससे रिलेटेड है, किससे, यूट्रस से, और थोड़े बहुत लिगामेंट से रिलेटेड है। अभी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारी और भी बातें हैं इसके अंदर जो आपको बतानी है, बट आज के लिए इतना ही इस छोटे से सेशन में। मुझे लगता है इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मिल जाते हैं, आमतौर पे यही क्वेश्चन आते हैं, और इसको देख लो 3D डायग्राम को, बहुत अच्छा है। अभी भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बताना अगली क्लास में क्या होगा। ये एक बच्चे का कमेंट था तो मैंने पढ़ा दिया, अगली क्लास में जो आप कमेंट करोगे वो मैं फिर से एक टॉपिक सेलेक्ट करूंगा और अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा शानदार सा। मुश्किल टॉपिक ढूंढें और बताएं जिसको मैं ईजी बना पाऊँ आप लोगों के लिए, मज़ा आएगा। चीज़ें हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊँगा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं अगला टॉपिक क्या रहने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।